जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे आज की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है कि मुकुल रोहतगी का बड़ा बयान आया है। आर्यन खान के तीसरे वकील है, उन्होंने ये बयान दिया है कि आर्यन खान से ज़बरदस्ती लिखवाया गया कि वो ड्रग्स लेते हैं। उसी के साथ खबर आ रही है मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को अब गिरफ्तार किया जाएगा। गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ इश्यू हो चुका है। इसी के साथ खबर आ रही है आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल चुकी है। इन वकील साहब ने मुकुल रोहतगी ने फाइनली उनको जमानत दिलवा दी है। इसी के साथ अगली खबर में जानेंगे कि टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर अब पुलिस बैरिकेड्स हटा रही है। किसान आंदोलन के चलते इन्हें लगाया गया था, तो अब धीरे धीरे ये बैरिकेड्स हटने लगे हैं। उसी के साथ खबर आ रही है गुजरात से कि गुजरात में अब नाइट कर्फ्यू में दिवाली के कारण राहत दी गई है। उसी के साथ खबर आ रही है 10वीं पास के लिए नौसेना में भर्तियां शुरू हो गई है। तो क्या है खबर में जानेंगे। इसी के साथ जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 29 अक्टूबर 2021 और दिन हो चुका है शुक्रवार। तो पहली बड़ी खबर में जानते हैं आज आर्यन खान को मिलेगी जमानत की शर्तें बताएंगे जज। जी हाँ दोस्तों, आर्यन खान को जमानत मिल चुकी है। उनकी क्या क्या शर्तें वे जज बताने वाले हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रूज शिप्स ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को गुरुवार को जमानत दे दी है। 25 दिन बाद आर्यन खान को इस केस में जमानत मिली है। मुंबई के तट से एक क्रूज जहाज पर 2 अक्टूबर को छापेमारी के बाद एनसीबी ने अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। इस मामले ने कई विवादों को भी जन्म दिया था तथा केंद्रीय एजेंसी और उसके अधिकारी भी उनमें घिर गए हैं। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी आर्यन कल आर्थर रोड जेल से नहीं निकल पाए, क्योंकि अदालत ने जमानत देते हुए जो शर्तें लगाई है उससे संबंधित प्रभावी आदेश अदालत ने अब तक नहीं दिया है। न्यायमूर्ति NW सांबरे की एक पीठ ने इस मामले में आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सांबरे ने कहा कि सभी तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है। मैं कल शाम यानी शुक्रवार तक विस्तृत आदेश दूंगा। आर्यन के वकीलों ने नगद जमानत देने की अनुमति मांगी, जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुचलका देना होगा। न्यायमूर्ति सांबरे ने कहा कि मैं कल भी आदेश दे सकता था, लेकिन मैंने यह आज दिया है। आर्यन के वकीलों की टीम अब उनकी आज या फिर कल तक रिहाई तक के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास करेगी। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है 10 महीने से बंद टिकरी बॉर्डर की खुलेगी सड़कें। दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स कंक्रीट दीवार हटाने में जुटी। तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 11 महीनों से किसान आंदोलन के बीच टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन के चलते बंद सड़क खुलने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस टिकरी बॉर्डर पर लगी कंक्रीट की दीवार और नुकीली कीलों को हटाने में जुट गई है। हालांकि यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे का उद्देश्य बंद हुई सड़कों पर आवागमन शुरू करना है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि फिलहाल अभी कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, बॉर्डर अभी भी बंद है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस शाम से ही JCB की मदद से कंक्रीट की दीवारों, सीमेंट के बैरिकेड्स को हटाने में जुटी हुई है। यदि दिल्ली पुलिस इन बैरिकेड्स को हटा देती है तो दिल्ली रोहतक मार्ग खुलने से रोजमर्रा के आवागमन में हो रही परेशानियों से निजात मिल सकती है। वही अगले 2-3 दिन में उम्मीद है कि पुलिस इनको हटा लेगी और इन रास्तों पर गाड़ियां फिर से दौड़ने लगेंगी। जानते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज अपडेट में है फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर मेटा किया, मार्क जुकरबर्ग ने किया ऐलान। तो सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। सोशल मीडिया के एक बड़े प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है।
फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि भविष्य के लिए डिजिटल रूप से हो रहे बदलाव को शामिल करने के प्रयास के तहत उनकी कंपनी को अब नए नाम मेटा के तौर पर जाना जाएगा। जुकरबर्ग इसे मेटावर्स कहते हैं। हालांकि आलोचकों का ये कहना है यह फेसबुक पेपर से दस्तावेज लीक होने से उत्पन्न विवाद से ध्यान भटकाने का एक प्रयास हो सकता है। मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले दशक के भीतर मेटावर्स 1 अरब लोगों तक पहुंच जाएगा। उनका कहना है कि मेटावर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस पर लोग संवाद करेंगे तथा उत्पाद एवं सामग्री तैयार करने के लिए कार्य कर सकेंगे। उन्हें उम्मीद है कि यह एक ऐसा नया प्लेटफॉर्म होगा जो रचनाकारों के लिए लाखों नौकरियां सृजित करेगा। मतलब अब मेटा पर लाखों कंटेंट क्रिएटर आ सकते हैं। यूट्यूब की तरह, टिकटॉक की तरह इस पर भी अब कंटेंट बनाने वाले आर्टिस्ट को ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है इटली और ब्रिटेन के दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी रोम में होने जा रहे 16वें G20 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। तो नरेंद्र मोदी इटली जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उसी के रिलेटेड खबर है। G20 और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 के वैश्विक नेताओं के सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली और ब्रिटेन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा था कि रोम में वह कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों से वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को पटरी पर लाने की चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ग्लासगो में वह कार्बन स्पेस के समान वितरण सहित जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से व्यापक तौर पर निपटने की आवश्यकताओं पर बल देंगे। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है मुकुल रोहतगी का बड़ा बयान। बोले आर्यन से जबरदस्ती लिखवाया गया कि वो ड्रग्स लेते हैं। तो पहले सतीश माने शिंदे को वकील नियुक्त किया था। संजय दत्त के भी वकील रह चुके हैं। तो शाहरुख खान ने भी अपने बेटे के लिए सतीश माने शिंदे को हायर किया था, लेकिन वो जमानत नहीं दिलवा पाए। उसके बाद हायर किया गया सलमान खान के वकील अमित देसाई को। अमित देसाई भी आर्यन खान को जमानत दिलवाने में विफल रहे। इसके बाद पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को लाया गया। अब फाइनली शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दिलवाने में सफल हुए हैं। उसी के रिलेटेड ये खबर आ रही है। मुंबई ड्रग्स क्रूज हाई प्रोफाइल मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 27 दिन बाद बेल मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की पैरवी पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने की। मुकुल रोहतगी ने एनसीबी से जिरह के दौरान ऐसी कई दलीलें पेश की, जिसके बाद फैसला आर्यन खान के हक में आ गया और उनकी जमानत याचिका स्वीकार हो गई। एक टीवी के स्पेशल शो में आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने इस केस से जुड़ी कई बातें बताई। इसके साथ ही बताया कि इस खबर को सुनने के बाद शाहरुख खान का क्या रिएक्शन था। देखते अगली खबर। अगली खबर में है एनसीबी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखा खत, गवाह प्रभाकर साइल को पेश करवाने की अपील की। तो अब ये गुत्थी और भी उलझती जा रही है। पहले आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, अब एनसीबी के जो मेन इंस्पेक्टर थे जिन्होंने गिरफ्तार किया था आर्यन खान को, समीर वानखेड़े के खिलाफ भी अब बयान बदला गया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 25 करोड़ रिश्वत मांगी है। गवाह प्रभाकर साइल ने अपना बयान बदला था। उसी के रिलेटेड शायद ये खबर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस टीम को लीड कर रहे ज्ञानेश्वर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर प्रभाकर साइल को विजिलेंस टीम के सामने पेश करवाने के लिए अपील की। आपको बता दें कि साइल मुंबई पुलिस के संपर्क में है। उसने अपने बयान में ये दर्ज करवाया है कि एनसीबी ने भी साइल को समन्स जारी किया था, लेकिन वह केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ। ऐसे में सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर इस बात की अपील की है कि वह प्रभाकर साइल को एनसीबी के सामने पेश होने के लिए कहे ताकि उसका बयान दर्ज किया जा सके। तो एनसीबी ने खत लिखकर बुलवाया है साइल को ताकि समीर वानखेड़े समेत एनसीबी अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच में मदद मिल सके। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है वसूली केस के रिलेटेड समाचार है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। उसी के रिलेटेड खबर है। 100 करोड़ की वसूली के मामले में काफी दिन से अंडरग्राउंड है, फरार है। कहाँ है पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, किसी को पता नहीं। इसके लिए उनके खिलाफ अब वारंट जारी हो चुका है। उसी के रिलेटेड ये समाचार है।
तो दोस्तों, वसूली के आरोपों में फंसे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर की एक अदालत ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ स्थानीय थाने में दर्ज वसूली के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरजे तांबले ने 2 दिन पहले ठाणे नगर थाना को आदेश दिया कि जहां मामला दर्ज है। आदेश गुरुवार को उपलब्ध हुआ। अदालत ने कहा कि आरोपी के तौर पर परमबीर सिंह घर संख्या 133 सेक्टर 27 चंडीगढ़, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के तहत वसूली सहित अन्य आरोप है, उनके संदर्भ में आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोपी को गिरफ्तार करे और मेरे समक्ष पेश करे। आपको बता दें कि परमबीर सिंह और 28 अन्य के खिलाफ एक बिल्डर से कथित तौर पर वसूली को लेकर जुलाई में यह मामला दर्ज हुआ था। इसमें 6 पुलिस अधिकारी भी मुख्य आरोपी है। अन्य आरोपियों में सेवानिवृत्त मुठभेड़ विशेषज्ञ पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा, पुलिस उपायुक्त दीपक देवराज, सहायक पुलिस आयुक्त एनटी कदम और पुलिस निरीक्षक राजकुमार कोथमीरे भी शामिल हैं। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा, कैबिनेट ने दी मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास अगले 3 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। सरकार ने अगले 3 सालों के लिए उन्हें फिर से आरबीआई के गवर्नर के पद पर नियुक्त किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास को 10/12/2021 से आगे 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो उसके लिए फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गुरुवार देर रात इस फैसले को मंजूरी दी। शक्तिकांत दास पहले वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव थे। उन्हें 11 दिसंबर 2018 को 3 साल की अवधि के लिए आरबीआई गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। आपको बता दें कि उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो अब जानते हैं आगे की क्या है खबर। आगे की खबर इंटरनेशनल है। चीन और ताइवान के बीच बड़ा तनाव, रक्षा मंत्री बोले हम अपने बचाव के लिए तैयार। तो चीन और ताइवान के बीच अब तनाव बढ़ चुका है। क्या है खबर में जानते हैं। चीन और ताइवान के बीच में तनाव गहराता जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्री चिऊ कुओ-चैंग ने चीन को 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि ताइवान अपने बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि अगर चीन उनके देश के ऊपर आक्रमण करता है तो दुनिया का कोई देश उनकी सहायता नहीं करता, तो भी वे अपनी रक्षा के लिए लड़ेंगे और ताइवान अपने बचाव के लिए तैयार है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका उनकी सहायता कर सकता है और ताइवान को इस पर पूरा यकीन है। ताइवान के रक्षा मंत्री से पहले वहां के राष्ट्रपति साई इंग वैन ने भी चीन को लेकर आक्रामक बयान दिया है। CNN को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ने कहा कि चीन से लड़ने के लिए अमेरिकी सैनिक ताइवान के सैनिकों को ताइवान में ही प्रशिक्षण दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका उनकी सहायता के लिए खड़ा रहेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो ये खबर आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी के समर्थकों और पुलिस के बीच खूनी झड़प, 8 लोगों की हो चुकी है मौत। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। क्या है खबर में जानेंगे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी के समर्थक और पुलिस के बीच बुधवार को हुई ताजा झड़प में 4 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। तनाव के बीच इमरान खान सरकार ने प्रांत में प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स की तैनाती का फैसला किया है। पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख रशीद अहमद ने कहा कि ताज़ा झड़पों को ध्यान में रखते हुए पंजाब में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 2 महीनों के लिए रेंजर्स को बुलाया गया है। आपको बताते कि 3 दिनों से डेरा डाले हुए हजारों समर्थक, आपको बता दें कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के समर्थक पार्टी प्रमुख साद रिजवी की रिहाई और फ्रांसीसी राजदूत के निष्कासन की मांग पर अड़े हुए हैं। ये लोग प्रतिबंधित TLP के 10,000 से अधिक समर्थक पिछले 3 दिनों से GT रोड पर मुरिद्दके और
गुजरावाला के बीच डेरा डाले हुए थे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सरकार के इनकार के बाद बुधवार को उन्होंने इस्लामाबाद की ओर से मोर्चा शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लाहौर से करीब 50 किलोमीटर दूर सधो के क्षेत्र में झड़पें शुरू हो गई। सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि वह फ्रांसीसी राजदूत के निष्कासन की पीएलपी की मांग को पूरा नहीं कर सकती है। तो पाकिस्तान में भी अब कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी के समर्थकों और पुलिस के बीच में काफी झड़प हुई। वहां भी आंदोलन की शक्ल चल रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे, सूडान में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, 3 शीर्ष लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। तो सूडान का तख्ता पलट का समाचार हमने सीएमएम पर आपको दिखाया था, उसी के रिलेटेड ये खबर है। सूडान में तख्ता पलट के बाद लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत सेना ने देश में लोकतंत्र की वकालत करने वाले 3 प्रमुख लोगों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने सेना द्वारा तख्त पलट के एक दिन बाद मंगलवार को सूडान की राजधानी खार्तूम में अस्थायी बैरिकेड्स और जलते हुए टायरों के साथ सड़कों को ब्लॉक कर दिया था। आपको बता दें कि डॉक्टरों के मुताबिक सैनिकों ने प्रदर्शन कर रही भीड़ पर गोलीबारियां की थी, जिसमें 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इसी बीच लोकतंत्र की वकालत करने वाले 3 प्रमुख लोगों की गिरफ्तारी की उनके परिवारजनों ने बुधवार को पुष्टि की है। सेना द्वारा हिरासत में लिए गए लोकतंत्र समर्थकों में इस्माइल अल ताज, सादिक अल महदी और खालिद अल सियालकल शामिल है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से सेना पर तख्त पलट को वापस लेने का दबाव लगातार बढ़ताई जा रहा है। आपको बता दें कि सेना द्वारा अपदस्थ प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक और उनकी पत्नी को घर लौटने की अनुमति देने के कुछ घंटों बाद ही लोकतंत्र समर्थक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सूडान से तख्त पलट की खबर आ रही है। म्यांमार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आप जानते हैं कि कोरिया में तो किम जोंग उन का तानाशाही शासन चल रहा है, तो कई देशों में अब तख्त पलट की बातें सामने आ रही है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार में है, श्रीलंका में अब एक देश एक कानून क्या होगा, मुस्लिम विरोधी बौद्ध भिक्षु को मिला ये नया टास्क। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने एक देश एक कानून की अवधारणा की स्थापना के लिए एक मुसलमान विरोधी विचार रखने वाले कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षु के नेतृत्व में 13 सदस्यीय टास्क फोर्स नियुक्त किया है। राजपक्षे जब 2019 में बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय के जबरदस्त सहयोग से देश के राष्ट्रपति चुने गए थे, उस समय एक देश एक कानून उनका चुनावी नारा था। राष्ट्रपति राजपक्षे ने एक देश एक कानून अवधारणा की स्थापना के लिए विशेष राजपत्र के जरिए टास्क फोर्स को नियुक्त किया था। आपको बता दें कि मुस्लिम विरोधी दंगों में आरोपित थे बौद्ध भिक्षु ज्ञान सागर। इस टास्क फोर्स का प्रमुख कट्टर बौद्ध भिक्षु गलगोड़ा अटथे ज्ञान सागर को बनाया गया है, जो देश में मुस्लिम विरोधी घृणा का प्रतीक बन चुके हैं। ज्ञान सागर की बोडूबाला सेना या बौद्ध शक्ति बल को 2013 में मुस्लिम विरोधी दंगों में आरोपी बनाया गया था। आपको बता दें कि 4 मुस्लिम विद्वान भी इस कार्यबल के सदस्य हैं, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक तमिलों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। मंगलवार को जारी राजपत्र के अनुसार इस कार्यबल को एक देश एक कानून की अवधारणा के क्रियान्वयन का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया है। यह कार्यबल राष्ट्रपति राजपक्षे को मासिक प्रगति रिपोर्ट सौंपेगा और फिर 28 फरवरी 2022 तक अंतिम रिपोर्ट पेश करेगा। आपको बता दें कि शरिया कानून लागू करने की कोशिशों का विरोध हुआ था। एक देश एक कानून की अवधारणा को सत्तारूढ़ श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना SLPP ने बढ़ावा दिया था, ताकि वह बढ़ते इस्लामी चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए बहुसंख्यक सेली समुदाय का समर्थन हासिल कर सके। देश में शरिया कानून लागू करने के प्रयास का राष्ट्रवादी समूहों ने विरोध करते हुए ये कहा था कि यह मुस्लिम चरमपंथ को बढ़ावा देता है। इस अवधारणा को 2019 ईस्टर आत्मघाती हमले के बाद और बल मिला था। इस हमले में 11 भारतीयों सहित 270 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस हमले के लिए चरमपंथी इस्लामी समूह नेशनल तौहीद जमात को जिम्मेदार ठहराया गया था। तो अब श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने एक समिति गठन की है और उसका मुखिया मुस्लिम विरोधी बौद्ध भिक्षु को बनाया है। इस स्पेशल टास्क फोर्स के लिए उनको चयनित किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है, भारतीय मूल की अनीता आनंद बनी कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर।
भारतीय मूल की कनाडाई नेता अनीता आनंद को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कैबिनेट फेरबदल में देश के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा मंगलवार को अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा के बाद भारतीय कनाडाई अनीता आनंद कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त होने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है। 2019 में बनी थी पहली बार कैबिनेट मंत्री। अनीता आनंद कनाडा की पहली हिंदू कैबिनेट मंत्री है। वो पहली बार 2019 में कैबिनेट मंत्री बनी थी। अब उन्हें सार्वजनिक सेवाओं और खरीद का मंत्री नियुक्त किया गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा देश के लिए कोविड-19 टीकों की खरीद में उनकी सफलता के लिए प्रशंसा के बाद महत्वपूर्ण रक्षा पोर्टफोलियो में पदोन्नत किया गया है। वो कनाडा का डिफेंस मंत्रालय संभालने वाली दूसरी महिला मंत्री है। इससे पहले साल 1990 में किम कैम्पबेल ने ये मंत्रालय संभाला था। तो इस खबर में जानेंगे, भारतीय नौसेना ने सेलर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। 300 पदों की भर्तियां निकाली है। आपको बता दें कि 10वीं पास पर ये भर्तियां निकली है। साल 2000 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है उनके लिए भर्तियां निकली है। क्या जानकारी है वो आप इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। हम आप ब्रीफ में ये खबर आपको बता देते हैं। भारतीय नौसेना में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले नेवी सेलर भर्ती की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। इंडियन नेवी द्वारा मैट्रिक रिक्रूट MR एंट्री के अंतर्गत सेलर के 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 29 अक्टूबर 2021 से शुरू कर दी गई है। आवेदन के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 दिनों को भीतर आवेदन करना होगा, क्योंकि नेवी द्वारा MR सेलर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 2 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने अप्रैल 2022 में आरंभ होने वाले MR सेलर बैच में एंट्री के लिए अधिसूचना हाल ही में 13 अक्टूबर 2021 को जारी की थी। तो इसकी जानकारी आप joinindiannavy.com इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस समाचार में है दिवाली पर राहत। गुजरात से खबर आ रही है। गुजरात में कर्फ्यू के रिलेटेड राहत दी गई है। 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रात्रि कर्फ्यू में रात 1 बजे से 5 बजे तक रहेगा रात्रि कर्फ्यू। थिएटर 100 रेस्टोरेंट में 75% क्षमता के साथ खुलने की इनको छूट दी गई है। तो जानते हैं खबर में क्या है। तो गुजरात से खबर आ रही है, राज्य में हाल ही में कोरोना संक्रमण का प्रमाण कंट्रोल में है। वहीं दूसरी ओर त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से रात्रि कर्फ्यू में और अधिक छूट देने की घोषणा की है। आगामी 30 अक्टूबर से 30 नवंबर यानी कि 1 महीने तक राज्य में रात्रि कर्फ्यू रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसी के साथ ही सिनेमा हॉल तथा रेस्टोरेंट का समय और क्षमता में भी बढ़ोतरी की गई है। अब सिनेमा 100% क्षमता के साथ खुला रख सकेंगे तथा होटल रेस्टोरेंट में 75% क्षमता के साथ इनको खोला जाएगा। आपको बता दें कि अब शादी समारोह में भी 400 लोगों की छूट है। शादी समारोह में इससे पहले 150 लोगों की मर्यादा थी, अब जिसे बढ़ाकर 400 लोगों की छूट दे दी गई है। ऐसे आयोजनों में हिस्सा लेने वाले हर एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेना अनिवार्य किया गया है। ऐसे आयोजनों में लाउडस्पीकर ध्वनि नियंत्रण के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना भी जरूरी है। बताया गया है कि अंतिम क्रिया दफन विधि में भी इससे पहले 40 लोग जुड़ सकते थे, अब इसे बढ़ाकर 100 लोगों की मर्यादा की गई है। तो अब अंतिम क्रिया में यानी कि मैयत वगैरह में 40 लोगों से अब मर्यादा बढ़ाकर 100 लोगों की गई है। आपको बता दें कि हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर भी अब रात 12 बजे तक खोले जा सकेंगे। तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल कैसा रहेगा, सोने चांदी का भाव। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर शुक्रवार को सोना और चांदी दोनों में गिरावट आते हुए दिख गई है। सोना का दिसंबर वायदा 0.22% या 104 रुपए की गिरावट के साथ 47,836 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ दिखाई गया है। लेकिन वहीं चांदी की बात करें तो चांदी का दिसंबर वायदा 0.41% यानी 263 रुपए की गिरावट के साथ 64,695 रुपए प्रति किलो पर कारोबार करता हुआ देखा गया है। तो अब जानेंगे हवाओं की चाल कैसा रहेगा, भारत के मौसम का हाल।
तो अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु पुडुचेरी में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी के साथ दिल्ली, एनसीआर, भारत के कई राज्य, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में शीतलहर ठंडी शुरू हो चुकी है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM News 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते अगले लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।